नमस्कार। किसान आंदोलन 20वें दिन भी जारी है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर के बाद अब ये किसान राजस्थान और हरियाणा के बीच रेवाड़ी बॉर्डर पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। कल प्रदर्शन कर रहे किसानों ने 9 घंटे का अनशन किया। किसान कानून वापस की मांग पर वो अड़े हुए हैं। उधर किसान आंदोलन का अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। उद्योग संगठन एसोचैम और सीआईआई ने चिंता जताई है। आंदोलन के कारण हर रोज 3,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में सबसे ज्यादा नुकसान अर्थव्यवस्था को दिख रहा है। इससे देश भर में जो रिटेल चेन सप्लाई में नुकसान हो रहा है और फल सब्जियों की कीमत पर असर पड़ रहा है। तो अपनी आगे की राह तय करने के लिए आज किसान संगठनों की भी बैठक हुई थी। कृषि मंत्री तोमर ने भी आज किसान गुट के एक नेता से बात की। इस गुट के नेता आचार्य रामगोपाल दीक्षित ने एनडीटीवी से कहा है कि वो कृषि सुधार कानूनों में संशोधन चाहते हैं और उनकी मांग है कि मंडी व्यवस्था में सुधार के साथ ऐसे बदलाव हों कि किसान का नुकसान ना हो और उन्हें सुरक्षा भी मिल सके। साथ ही सरकार की तरफ से बातचीत की पेशकश बनी हुई है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्रीनिवासन जैन ने केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश से बात की। उसका एक अंश आपको दिखा रहे हैं। क्या वजह है कि टॉक्स फेल हो गए? तीसरे दौर में जब बात हुई तो ऑलमोस्ट उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हो। उन्होंने पॉइंट्स लिखाए, ये हम चाहते हैं अमेंडमेंट, मंडी का एक्ट है वो उसमें चेंज होना चाहिए, जो एमएसपी वो होनी चाहिए, एसडीएम की कोर्स को अलाउ करना चाहिए। ऐसे 3-4 पॉइंट्स बनाए हमने। क्या चलो चारों का हमने लिख लिया और पॉइंट रेज कर लिए। फिर उनको ऑफर किया कि ये पॉइंट्स हम रेज कर रहे हैं, इसके बाद और बताओ आप क्या चाहते हो। उन्होंने कहा 2 और चाहिए। तो पोल्यूशन का बिल जो अभी ऑर्डिनेंस हुआ है उसमें एग्जम्पशन होनी चाहिए फार्मर्स को। बड़ा उनके ऊपर पेनल्टी जो होने वाला था उनको एग्जम्पशन होनी चाहिए फार्मर्स को। वी शुड कंसिडर इट। ओके। और उसके बिना उन्होंने बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसको नहीं लाना चाहिए। वी शुड एग्रीड। सारे पॉइंट्स उनसे पूछने के बाद लिखे गए और उनको बताया गया इस बात पर सरकार मान लेगी लिए तैयार है। मिनिस्टर, वोंट यू ऑल्सो एग्री, आप क्या ये बात ही नहीं मानेंगे कि गवर्नमेंट ने भी अपना जो अटैक है फार्मर्स पे, जैसे ही फार्मर्स का पोजीशन हार्डन होता गया, आपने भी उन पे अटैक बहुत बढ़ा दिया। अब आपके मिनिस्टर्स ओपनली कह रहे हैं कि ये तो माओइस्ट हैं, ये तो नक्सल्स हैं। देखो 31 यूनियंस है, इनमें से बहुत सारी की पॉलिटिकल एफिलिएशन तो है ही है। इसमें क्या है? मान लीजिए कि उन्होंने नहीं माना, ठीक है, आपकी पॉइंट सही हो सकती है कि दे शुड हैव बीन विलिंग टू एक्सेप्ट द अमेंडमेंट्स, लेकिन अब जब वो नहीं मान रहे हैं तो वी आर रेडी टू फॉर टॉक्स। यू आर स्टिल रेडी फॉर टॉक्स? यस, बट आर यू रेडी टू स्क्रैप द लॉज एज दे आर आस्किंग? उसके डिस्कशन के बाद देखेंगे क्या होता है। और आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगियों के पास जो रेवाड़ी बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पर बने हुए हैं। मुकेश सिंह टीकरी बॉर्डर पर हैं, पहले उन्हीं के पास चलेंगे। रेवाड़ी बॉर्डर पर है मुकेश। मुकेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, रेवाड़ी बॉर्डर एक यहाँ पर जो हमारे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर क्या स्थिति है? 20वां दिन है और ये मोर्चा एक तरह से थोड़ा सा नया है। जो सिंघू बॉर्डर है वो बॉर्डर उससे थोड़ा सा नया है। उस लिहाज से क्या स्थिति यहाँ पर आज? देखिए, यहाँ पर किसान जो है 3 दिनों से जमे हुए हैं। 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन से जो जयपुर से दिल्ली आने का रास्ता है वो बंद है। मैं रेवाड़ी बॉर्डर पर वहीं पर हूँ जहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। हालांकि किसान जहाँ बैठे हैं वो इलाका अलवर ज़िले में आता है, यानी राजस्थान का इलाका है। लेकिन इसके ठीक पीछे आगे अगर आप देखें तो आगे जो हरियाणा पुलिस है उसने बड़े बड़े बैरिकेड लगाए हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर रखे हैं ताकि किसान यहाँ से आगे ना बढ़ पाएँ। मैं कुछ किसानों से बात करता हूँ जो यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, आज आपकी एक जनसभा हुई कुछ देर पहले, क्या कुछ बातें हो रही थी उसमें? देखिए, ये एक जगह थी जहां पर किसान इकट्ठा होकर दिल्ली की तरफ नहीं जा रहा था। 3 तरफ से पूरी दिल्ली घिरी हुई थी। ये दक्षिण इलाका जहां राजस्थान और हरियाणा का क्षेत्र पड़ता है, यहाँ से लोगों का जमावड़ा उधर नहीं जा पा रहा था। इलेक्शन थे यहाँ पर। हरियाणा में कुछ ऐसी जगह हैं जैसे मेवात है, इधर अहीरवाल है, राठ है। तो यहाँ से के लोगों ने अब तय किया था कि भाई हम दिल्ली जाकर एक मोर्चे को हम संभालेंगे। और जो अहीरवाल की धरती है और मेवात की धरती है, जो इसके खास कंसर्न है, जिसमें उनका एक ऐसा इतिहास रहा है कि जब उन्होंने, अगर वो जागे, उनका मिजाज ठंडा है, वो किसी भी आंदोलन में बहुत देर से शुरू होते हैं, लेकिन अगर वो जब जाग जाते हैं, शुरू हो जाते हैं,
तो फिर वो आराम से चैन से ना खुद सोते हैं ना सोने देते हैं। तो अब ये इकट्ठे हुए हैं। आज देखिएगा, परसों कम तादाद थी, आज और बढ़ी है। आप 2-3 दिन में यहाँ देखेंगे सिंघू बॉर्डर जैसा या टीकरी बॉर्डर या गाजीपुर, ऐसे यहाँ से एक बड़े तादाद इकट्ठी होकर तब हम दिल्ली की तरफ चलेंगे। और दिल्ली को घेरने का काम ये क्षेत्र भी कर रहा है। आप बताएं कि सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो कह रहे हैं कि किसानों को बहकाया जा रहा है। आज उन्होंने गुजरात में भी कहा कि किसानों को बहकाया जा रहा है, किसान भ्रमित हैं। तो ये बात कर रहे थे किस तरह से मुकेश भी लोगों से वहां पे बात करें किसानों से। अब सीधे अपने सहयोगी शरद के पास चलेंगे। शरद सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हैं और सिंघू बॉर्डर ऐसा मोर्चा है जहां पे किसान सबसे पहले 20 दिन से यहाँ पे डटे हुए हैं। आज हमें शरद की वो वीटी भी हमने देखी किस तरह से उन्होंने किसानों के लिए जो इंतजाम किए गए हैं, कोपलों से जिस तरह से पानी गर्म किया जा रहा है, शरद वो भी देखा 5 बजे की खबर में। आप किसान लोगों से बातचीत कर रहे होंगे, क्या कहना है उनका? 20 दिन अब हो गए हैं, कुछ करके जिस तरह से सरकार की कोशिश भी है कि इस आंदोलन को तोड़ा जाए, इनको अलग अलग गुट करके अब किसान सरकार मिल रही है, उस लिहाज से किसानों में किस तरह की बातचीत? निधि, 2 पक्ष हैं इसके। जो तोड़फोड़ सरकार कर रही है उसके 2 पक्ष हैं। पहला यह है कि सरकार किसान यूनियन जो है, जिसको जत्थेबंदी कहते हैं यहाँ पर, उनमें तोड़फोड़ की कोशिश कर रही है। उनके मतभेद जो है वो उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो किसान संगठन है, ये बेशक ये कह सकते हैं कि इस आंदोलन का चेहरा हो सकते हैं। ये सरकार के साथ बात करने जाते हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे अमित शाह हो, इनके साथ बात करने जाते हैं। लेकिन आज की स्थिति में ये किसान यूनियन, इन किसान यूनियन के नेता जिनमें मतभेद उत्पन्न करने की कोशिश सरकार कर रही है, इनकी ये स्थिति नहीं है कि इस आंदोलन को कंट्रोल कर लें, या ये जो कहें यहां पर जो किसान आम किसान आए हुए हैं वो मान लें। क्योंकि यहां पर जब हम आम किसानों से बात करते हैं, अभी तो यहां पर किसान नहीं है क्योंकि सारे अपने जो रहने की जगह है उसमें चले गए हैं। ठंड की वजह से जल्दी अब प्रोग्राम, यहाँ पे जो सार्वजनिक प्रोग्राम होता है वो खत्म कर दिया गया है। लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तो सब एक ही चीज कहते हैं कि चाहे 6 महीने रुकना पड़े, हम 6 महीने रुकेंगे, लेकिन किसी भी सूरत में हम ये जो बिल आए हैं, जो कानून है, ये वापस करा के ही जाएंगे। इसका एक बड़ा कारण ये है कि किसानों की भावनाएं जो हैं वो आहत हैं। वो आहत किस लिए हैं कि पहली बात तो जब वो कह रहे थे कि हमारी डिमांड ये है, तब सरकार सुन नहीं रही थी। उसके बाद जब दिल्ली की तरफ चल पड़े तब उनके पास आंसू गैस के गोले छोड़े गए, गड्ढे खुदवाए गए, पत्थर लगवाए गए। अब जब यहाँ पर आ गए तो सरकार कह रहे संशोधन कर देते हैं। तो इनका कहना है कि अब जब यहाँ पर आई गए हैं तो कानून वापस करा के जाएंगे। किससे बात कर लीजिए, सब एक ही चीज कहते हैं। इसलिए किसान यूनियन और किसान ये जो है अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल शरद, और हम और आप तो अपने घर चले जाते हैं, लेकिन ये लोग ठंड में जिस तरह से सो रहे होंगे और जिस तरह से जो भी थोड़ा बहुत इंतजाम हम दिखाते हैं खाने का, गर्म पानी का, लेकिन नाकाफी है क्योंकि इनके सर के ऊपर इनके घर की छत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए शरद। और हमारे और सहयोगी जो किसान आंदोलन, जिस तरह से अपने डटे हुए हैं किसान अपने आंदोलन में, लेकिन दिल्ली में ठंड बढ़ रही है, अब 4-5 डिग्री सेल्सियस रात में हो रहा बताया जा रहा है। तो किसानों की जो बड़ी तादाद बुजुर्गों की भी है, और क्या इंतजाम इन तमाम किसानों के लिए किए हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं एक अरुण सिंह, उन्होंने जायजा लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बुजुर्गों के लिए शेल्टर, गीजर भी लगाया गया। 4 डिग्री से नीचे जा रहे तापमान के बीच दिल्ली की उत्तरी सरहद पर धरने पर बैठे किसान भी अपनी तैयारी में हैं और वापसी का कोई इरादा नहीं दिख रहा। डटे हुए हैं सारे, जो ट्रालियों में है, नीचे पड़ जाते हैं ट्रालियों के, जो भी है टेंट लगा लेते हैं ट्राली पे। दिन को तो उठा देते हैं, रात को सड़क पे ही सो जाते हैं। जो अपना है वहीं पे सो जाते हैं। जहाँ खाल साइड से कंबल ले जाते हैं तो वहाँ डट जाते हैं। रात को ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी तरफ से सभी जो बड़ी उम्र के हैं उनके घुटनों में दर्द होता है, तो वो हमारे पास आ रहे हैं कि हमें घुटनों के दर्द के लिए प्रॉब्लम होती है। और कॉमन कोल्ड, जुकाम, खांसी, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अब बढ़ गया है पहले के मुकाबले? जी हाँ, बहुत बढ़ गया है। अब तो रात को बहुत ठंड होती है, हवा बहुत चलती है ना यहाँ पे, तो इसलिए ये परेशानी आ रही है ज़्यादा।
दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड भी किसानों के जज्बे को तोड़ने में नाकाम होती दिख रही है और जहां एक तरफ बूढ़े बुजुर्ग किसान तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए सड़कों पर डटे हुए हैं, वहीं युवा भी आगे आकर सेवा कर कर इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी बनकर उभरे हैं। यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर हरियाणा राजस्थान सीमा पर अलाव, कंबल और चाय के साथ सर्दी का मुकाबला कर रहे हैं किसान। मंगलवार सुबह तापमान 7 डिग्री रहा। राजस्थान से आए 80 साल के किसान राम बुराम की तबीयत ठीक नहीं है। ओस ने उनकी चटाई बर्बाद कर दी थी। घरवाला ने कह दिया भाई जिंदा रला जहाँ आ जाऊंगा, नहीं बैठे मर जाऊंगा और क्या होगा। रेवाड़ी की राजबाला यहाँ लोगों की मदद में जुटी हैं। हम रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं तो वो हमारे मेहमान हैं एक तरह से, और मेहमानी के लिए मतलब चाय नाश्ता तो ठंड में चल के आए बनता है। हमने यहाँ 6 बजे से ही चाय बनाना शुरू कर दिया था। जो भी साथी आता है चाय नाश्ता थोड़ा सा हल्का सा कर ले तो वो ठंड से प्रभावित नहीं होगा। हमें मतलब अच्छी कड़क चाय बनाई है अदरक वगैरह डाल के, जिससे ठंड से हम बचे रहें और किसान भाई अपने हक के लिए सड़क पर लड़ सके। बहुत ठंड है लेकिन किसान को पता है मुश्किलों का सामना कैसे करना है। मेरे को बुजुर्ग किसानों की चिंता होती है, पर यही आंदोलन है। किसानों के लिए प्रदर्शन का ये सफर चुनौतियों से भरा रहा है, लेकिन अभी भी ये चुनौतियां खत्म होती नजर नहीं आ रही। कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ सिंगू बॉर्डर सेक्शन डोंगरे, अरुण सिंह अलवर से कैमरा पर्सन एन रवि के साथ एनडीटीवी इंडिया। तो देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे नर्सेज की। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स की नर्सों की हड़ताल और हाई कोर्ट ने उस पर लगा दी है रोक। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की जो नर्सिंग स्टाफ यूनियन की अनिश्चितकालीन हड़ताल को जारी रखने पर रोक लगा दी है। अपनी मांगों के चलते नाराज एम्स के नर्सिंग यूनियन ने इनसे जुड़े 5000 लोग थे जो हड़ताल पर थे। एम्स प्रशासन की तरफ से कहा गया कि इनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। प्रशासन ने कहा कि यह हड़ताल अवैध है। एम्स प्रशासन की याचिका पर नर्सिंग यूनियन को नोटिस दिया गया है। जस्टिस नवीन चावला ने एम्स की याचिका पर दिया है ये आदेश और अगली सुनवाई अब 18 जनवरी को होगी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ मौजूद है। आशीष, जो कोर्ट का ही रुख रहा, इसके पीछे किसको आप कैसे देख रहे हैं और क्या हड़ताल पर असर, इनके पास क्या आगे भी मौका है कहीं और जाने का, सुप्रीम कोर्ट या कहीं और? जी बिल्कुल, देखिए कोई भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन सवाल यहाँ पर हमने देखा है पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट ने बार बार दखल दिया है, खासतौर पर एम्स के मुद्दे पर या अस्पतालों में जब कोई स्ट्राइक होती है, क्योंकि अदालत का ये मानना होता है कि आप अपनी मांगे मनवाने के लिए किसी के दूसरे के अधिकारों के साथ नहीं खेल सकते, भेदभाव नहीं कर सकते उनके साथ। और वो दूसरा कौन? वो सैकड़ों हजारों मरीज जिनको तीमारदारी की जरूरत होती है, जो अस्पताल में भर्ती होते हैं। तो यहाँ पर एक अंतरिम आदेश जारी किया और अदालतें अक्सर इसी तरह के अंतरिम आदेश जारी करती हैं कि आप तुरंत काम पर लौटिए, आप हड़ताल मत करिए क्योंकि आप एसेंशियल सर्विसेज में हैं। और नोटिस जारी किया ताकि यूनियन आके अपनी बात हाई कोर्ट के सामने रखे, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। तो अब हाई कोर्ट ने दखल दिया है बीच में, तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट आगे भी इस मामले की सुनवाई करेगा और देखेगा कि उन यूनियन की मांगे क्या हैं और वो मांगे जायज़ हैं कि नहीं है। अगर वो जायज़ हैं तो क्यों एम्स प्रशासन उनकी मांगों को नहीं मांग रहा है, कोई आदेश भी जारी कर सकता है। लेकिन फौरी जो तौर पर हाई कोर्ट ने जो कदम उठाया है वो उन तमाम मरीजों को देखते हुए उठाया है जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनको तीमारदारी की जरूरत है और जो डिपेंड करते हैं, जो निर्भर हैं पूरी तरीके से इन नर्सों के ऊपर जो एम्स में हैं, इसलिए हाई कोर्ट ने कहा है। और दूसरा, अब हम ये भी जानते हैं किस तरह से महामारी की स्थिति है और ऐसे में मरीजों को और ज़्यादा तीमारदारी की और ज़्यादा सहारे की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने एक बीच का रास्ता अपनाया है कि आप पहले काम पर लौटिए और उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे और फिर आदेश जारी करेंगे। बिल्कुल आशीष, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। और हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं जो सुबह से ही एम्स की इस नर्सिंग स्ट्राइक को देख रहे थे। सौरभ, आपने कुछ दिन पहले देखा था कि किस तरह से दिल्ली के कई डॉक्टर्स थे, उनको 3-4 महीने से सैलरी नहीं मिली थी,
तो उसका उस सबकी सहानुभूति आ गई थी। लेकिन जब अभी ये स्ट्राइक हुई है, 6th पे कमीशन को लागू करने की इनकी बहुत बड़ी मांग है। जो नर्सेस की जो ये मांगे हैं कितनी महत्वपूर्ण थी इस समय, और जो ये हाईकोर्ट का जो रुख है, क्या एक झटका है इनकी हड़ताल को? बिल्कुल निधि, झटका तो है ही है। जाहिर सी बात है, इस बार ये लोग आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे। देखिए, 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होनी चाहिए थी। देश के तमाम जितने सरकारी मुलाजिम है निधि, उनको 7वें वेतन आयोग के हिसाब से भी सैलरी मिलने लगी है, लेकिन नर्सिंग स्टाफ को अभी तक 6ठे वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी नहीं मिल रही है। पिछले साल निधि इनको एक मीटिंग हुई थी, डॉक्टर हर्षवर्धन थे जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, रणदीप गुलेरिया साहब थे एम्स के निदेशक, तमाम और ब्यूरोक्रेट थे। मीटिंग में इनको आश्वासन दिया गया था, वो भी लिखित आश्वासन दिया गया था कि अब आपको सैलरी दी जाएगी, वो भी 6ठे वेतन आयोग के हिसाब से। कुछ डेंटल के नर्सिंग स्टाफ को दी भी गई, लेकिन उसके बाद वो वापस ले लिया गया, जिसको लेकर के पिछले 1 साल से लोग मांग कर रहे थे कि भैया आप दे दीजिए। कोरोना के दौर में भी करीबन 9 महीने गुजर गए। इनका कहना है हमने ड्यूटी की, तमाम लोगों को, तमाम नर्सिंग स्टाफ को कोरोना हुआ जी, कुछ सफाई कर्मचारियों को भी हुआ, लेकिन जब अंत में कोई रिजॉर्ट नहीं था तो ये हड़ताल पर चले गए। इनकी मांग दूसरी ये थी कि एम्स कहीं गुपचुप तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पर भी नर्सेज हायर कर रहा है, उसको भी लेकर इनका विरोध था। तो जाहिर सी बात है कि 5000 नर्सिंग स्टाफ, पूरा का पूरा नर्सिंग स्टाफ आज हड़ताल पर था। तमाम मरीज, हम अभी जो हमने रिपोर्ट भी किया है, तमाम मरीज बिना इलाज के वापस लौट गए, तमाम तकलीफें हो रही थी। तो फिलहाल झटका तो है ये एम्स नर्सिंग स्टाफ के यूनियन को। फिलहाल उनकी मीटिंग चल रही है और थोड़ी देर बाद ये लोग अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ इस जानकारी के लिए। वाकई कोरोना के काल में ये लोग कोरोना वॉरियर्स हैं और अगर सरकार इनको कुछ वादा करती है निभाना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक कर लेते हैं हम लोग और आगे आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में किसानों के मसले पर बीजेपी कांग्रेस कैसे आमने सामने। एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करते हैं किसानों की, वो भी मध्य प्रदेश के। किसान आंदोलन पर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरह से किसानों को जागरूक करने की कोशिशों में जुटी हैं। भोपाल में सम्मेलन किसानों का था। भारी भीड़ जुटाने की तैयारी थी, लेकिन कई कुर्सियां खाली रह गईं। प्रधानमंत्री और नए कृषि कानूनों के पैम्फलेट हाथ की जगह जमीन पर पड़े दिखे। जोश में मुख्यमंत्री मीडिया को कहने लगे किसानों की ये तस्वीर जरूर दिखाना। बहरहाल हमने ये तस्वीर भी दिखाई, लेकिन वहाँ आए कुछ किसानों से कानूनों को लेकर सवाल पूछा तो जवाब सुनिए। बोला तो नहीं मुख्यमंत्री साहब ने, कौन ने बोला है? ये साहब भोपाल। तो ये कानून के बारे में मालूम है? किसानों को जो कानून आया इसके बारे में कुछ मालूम है आपको? अरे साहब जो मैं पता है, सब जनता आई में आ गए हो। नहीं जी, हमें नहीं है का कानून आया है जो किसानों के पक्ष में नहीं, हमें ना कोई सेक्रेटरी ने बताया, ना कोई ने बताया, सरपंच ने भी। और क्या क्या परेशानी आती है खेती करने में? परेशानी क्या, पानी नहीं है, जबरन कर रहा है। 2 एकड़ खेती है, तो उसके सही दाम मिल पाते हैं आपको? नहीं, सही दाम क्या, पानी नहीं है, पैसा नहीं है। हमको इतना मालूम नहीं है, अभी हम तो गाँव में रहते हैं। तो आज यहाँ कैसे आ गए? भोपाल आए साहब रैली में बीजेपी से। हाँ, सम्मेलन है ही सर आज किसान। दिल्ली की सीमा पर किसानों के विरोध का जवाब मध्य प्रदेश से देने की तैयारी में बीजेपी जुटी है। दिल्ली का प्रदर्शन उन्हें प्रायोजित लगता है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार किसान विरोधी है। सागर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, यहाँ इंदौर, यहाँ भी होंगे। सब हमारे केंद्रीय नेता और प्रदेश के नेतृत्व करेगा। उसके बाद जिला मुख्यालय पर, ब्लॉक पर, गांव में हम चौपाल लगाएंगे और किसानों को जागरूक करेंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 100% किसान इसके साथ खड़ा होगा। जो सिर्फ कांग्रेस का मानसिक रूप से गुलाम होगा या कांग्रेसी होगा या जो नहीं चाहता किसान का भला, वही विरोध करेगा। आपने कह दिया बाकी कोई विरोध नहीं आपने कह दिया कि संगठन जो है कुकुरमुत्ते की तरह उगाए हैं किसान संगठन, तो आपको भरोसा नहीं इन संगठनों पर? नहीं, देखिए जो संगठन है उनने मांग क्या करी है? किसान आंदोलन में जा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि वो आतंकवादियों के जो बंद है उनको जेल से छोड़ो। कुछ लोग क्यों ऐसी लोगों के बारे में बोला हमने। अच्छा। जो देशद्रोही गतिविधियां कर रहे हैं, जो आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनके छोड़ने की बात कर रहे हैं, वो देशभक्त नहीं हो सकते। इसलिए उनके बारे में हमने कहा है कि ये गलत है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने जो किसानों का अपमान करा है और उनको कुकुरमुत्ते जैसे शब्दों से संबोधित करा है, ये भाजपा की शिवराज सरकार का वो चेहरा है जो किसानों के साथ 15 साल से मध्य प्रदेश में उनके
खिलाफ काम कर रहे थे, जिसकी संदर्भ में किसानों ने 21,000 किसानों ने मध्य प्रदेश में आत्महत्या करी थी। और अब इस काले बिल के विरोध में जिन किसानों का सम्मेलन आयोजित किया है उसमें भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं या जो किसान आए हैं उनको भी इस सम्मेलन के विषय का नहीं मालूम है और वो किसानों के साथ अपनी आवाज़ नहीं जोड़ पा रहे हैं और उनको लाके यहाँ पर बिठाया गया है। मध्य प्रदेश की सरकार के चाल चरित चेहरे को मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता ने देखा है, जहाँ पर मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या शिवराज सिंह सरकार के दोबारा आने के बाद फिर से चालू है। बहरहाल पूरे राज्य में इस तरह के 7 सम्मेलनों और दर्जनों चौपाल के जरिए बीजेपी किसानों को नए कानून का फायदा बताने की योजना बना रही है। कई बार समस्या की जड़ यही संवादहीनता होती है। किसानों का आरोप है कि जब कानून बने तब उनसे संवाद नहीं किया गया, अब वो नाराज हैं तब उनसे संवाद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन समस्या ये भी है कि जो संवाद करने आ रहे हैं उन्हें ही नहीं पता कि क्या संवाद करना है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर है मुरादाबाद से। मुरादाबाद पुलिस ने जिस लड़की को लव जिहाद के केस में नारी निकेतन और उसके पति को जेल भेजा था, मैजिस्ट्रेट ने उसे आज़ाद कर दिया है। लड़की का आरोप है कि सरकारी डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया जिससे मिसकैरेज हो गया। लड़की जुलाई में हुए अपने निकाह के बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराने गई थी, जब बजरंग दल के कहने पर पुलिस ने उसे नारी निकेतन और पति को जेल भेज दिया था। कमाल खान की रिपोर्ट। 8 दिन नारी निकेतन में गुजारने के बाद अब पिंकी अपनी ससुराल आ गई है। मैजिस्ट्रेट को उसने कल बयान दिया था कि वो बालिग है और उसने राशिद से अपनी खुशी से शादी की है। इसके बाद मैजिस्ट्रेट ने उसे पति के साथ रहने की इजाजत दे दी। हमने कहा हमने अपनी मर्जी से शादी करी है। 24 जुलाई को मैंने निकाह कराया अपना ISBT आजाद कॉलोनी। मैंने निकाह कराया अपनी मर्जी से शादी की है। 22 साल की हूँ, बालिग हूँ मैं, अपनी जिंदगी फैसले खुद ले सकती हूँ मैं। पिंकी देहरादून में नौकरी करती थी, जहां उसकी राशिद से दोस्ती हो गई। उसका कहना है कि 1 साल की दोस्ती के बाद उसने 24 जुलाई को उससे निकाह कर लिया। अब पिंकी उम्मीद से है। 6 दिसंबर को वो अपने पति के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने गई थी, जहां बजरंग दल वालों ने उसे पकड़ लिया। तत्काल तो जैसा हमें पता चला, हमने अपने कार्यकर्ताओं को सूचना दी जी। वो आए, ये तहसील से निकल चुके थे, तो हमने इनका पीछा करते हुए यहाँ मोहल्ला पट्टीवाला में रविदास मंदिर के पीछे हम इन लोगों को पकड़ा। सांप्रदायिक रूप से बंटे इस समाज में पिंकी के साथ सिर्फ बजरंग दल ही नहीं बल्कि तमाम सरकारी गैर सरकारी लोगों ने ज्यादती की, ऐसा पिंकी का आरोप है। उसका कहना है कि रजिस्ट्रार ने नए कानून के बहाने 4 महीने पुरानी शादी रजिस्टर नहीं की। पिंकी के ही वकील ने उसे बजरंग दल से पकड़वा दिया। बजरंग दल FIR करवाने पिंकी की मां को घर से लाया। थाने में पुलिस ने पिंकी से कहा कि वो बेशर्म हो गई है। बालिग होने वो शादी के सबूत के बावजूद उसे जेल भेज दिया। नारी निकेतन की वार्डन ने पेट दर्द बताने पे कहा कि वो झूठी है। बजरंग दल के कार्यकर्ता जब आपको रास्ते से पकड़ के ले गए थे तो क्या उन्होंने मारपीट की थी आपके साथ? सर धक्का मुक्की करी है, ऐसी गाली गलौज पकड़े थे, मारने की धमकी दे रहे थे कि इसे तो मार देना चाहिए। थाने में जब आप गई तो पुलिस का कैसा व्यवहार था आपके साथ? सर वो भी कह रहे थे कि ये झूठ बोल ली है, शर्म नहीं आई, ऐसे बोल रहे थे। पिंकी को शक है कि सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन लगने के बाद हुई ब्लीडिंग से उसका मिसकैरेज हो गया, लेकिन सरकारी डॉक्टर कहते हैं कि ये बात गलत है, उसका बच्चा सही सलामत है। मेरे तो पेट में दर्द था, मैंने पेट ही दर्द बता रखा था, उन्होंने खुद ही लगाया इंजेक्शन। मुझे नहीं पता कौन से इंजेक्शन लगाए, पर मेरे को ब्लीडिंग बहुत जान लगी, मिसकैरेज भी हो चुका है। लेकिन पिंकी के पति और देवर की मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। पुलिस का कहना है कि उनके रिकॉर्ड्स की जांच के बाद ही ये तय हो सकेगा कि वो बेगुनाह हैं या नहीं। अभी जुडिशियल रिमांड में है और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जो भी इनके बयान है 164 में उसका अवलोकन किया जाएगा और जो भी साक्ष्य हैं उसके आधार पे आगे पुलिस को जो 173 के अंतर्गत रिपोर्ट प्रेषित करनी है या 169 के CRPC के अंतर्गत रिपोर्ट प्रेषित करनी है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के पश्चात जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। यूपी में औसतन 10 हत्याएं रोज होती हैं, जिनमें ज्यादातर हिंदू होते हैं, लेकिन बजरंग दल कभी हिंदुओं के कातिलों को पकड़ के थाने नहीं लाता। तमाम हिंदू बच्चियों से रेप होते हैं, लेकिन उनके बलात्कारियों को थाने नहीं लाता है। अगर हम ट्रैफिक नियम तोड़ें तो भी चालान बजरंग दल नहीं, ट्रैफिक पुलिस करती है। फिर ये बेगानी शादी के अब्दुल्ला दीवाने क्यों हैं? क्या इसलिए कि इसमें दूसरा पक्ष मुस्लिम है और इससे पोलराइजेशन में मदद मिलती है?
मुरादाबाद में अनवर और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।